नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं दोस्तों एसआईआर से। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किसके द्वारा किया जा रहा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में करवाया जाए चरणबद्ध तरीके से। 2 चरण इसके समाप्त हो चुके हैं, अभी तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें 16 राज्यों और 30 केंद्र शासित प्रदेशों में ये किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण, इसमें जो वोटर लिस्ट है उनकी दोबारा से अच्छे से जांच की जा रही है घर घर जाकर, कि जिस घर से जितने वोटर्स का नाम है वो सभी वर्तमान में है या नहीं है, कोई एक्सपायर तो नहीं कर गया। पता चल गया कि कई बार धांधली होती है, एक्सपायर कर गया फिर भी उसका वोट नहीं कटवाया जाता है। गांव में इतनी शिक्षा नहीं है, जागृति नहीं है, तो उसके वोट का दुरुपयोग होता है फिर पार्टियों के द्वारा। वो क्या है जो एक्सपायर हुए व्यक्ति हैं, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में लास्ट में आता है तो उनके नाम से कोई भी वोट डाल के चला जाता है, धांधली होती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा वोटर्स आप देख रहे हो कि कटवाए जा रहे हैं, जो ये है ही नहीं। तो ये इसका तीसरा चरण है, वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें लगभग 36 करोड़ वोटर्स हैं, ये शामिल होंगे। इसके बाद है कि जो वैश्विक आर्थिक संकट अभी चल रहा है उसमें महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो थोक महंगाई है वो अपने 42 माह के सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, 8.30%। साथ ही भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कब तक लगा दिया है? 30 सितंबर 2026 तक लगा दिया। चीनी का उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी कहाँ होता है? भारत में होता है। तो इसके लिए 2 नीतियाँ अपनाती है सरकार। एक नियंत्रण नीति जो सामान्य रूप से चलती है, दूसरी है प्रतिबंधित या निषिद्ध नीति, जिसके अंतर्गत चीनी निर्यात को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। नियंत्रण नीति में नियंत्रण रखा जाता है, पहले से कोटा तैयार निर्धारित किया जाता है कि हम इतने टन चीनी का ही निर्यात करेंगे। लेकिन निषिद्ध नीति में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाता है, एक्सेप्ट जिनके साथ हमारा CXL और TRQ व्यवस्था है। CXL और TRQ व्यवस्था क्या है? ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते की व्यवस्था है, जिसमें अगर हम पूर्ण रूप से चीनी पर प्रतिबंध लगा देते हैं फिर भी इन 2 देशों को हम चीनी निर्यात करते रहेंगे। 2 देश मतलब यूरोपियन यूनियन के देश और अमेरिका को। लेकिन ये कोटा इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि हमारे देश के अंदर जो चीनी का मूल्य है उस पर प्रभाव पड़े। तो यूरोपियन यूनियन और US को चीनी निर्यात करते रहेंगे हम। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और विशेष रियायती कोटा व्यवस्थाएं हैं। तो चीनी पर निर्यात पर प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक लिखा है। यूरोपियन यूनियन और US के साथ कौन सी व्यवस्थाएं हैं? CXL और TRQ व्यवस्थाएं। यही इस न्यूज़ का समझने का हमारा जरिया था। अब है कि केरल है। केरल में जो CM कैंडिडेट है वो घोषणा कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा, VD सतीशन। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? VD सतीशन है। अब है जो अमेरिका और चाइना की शिखर सम्मेलन थी, शिखर वार्ता थी, उसमें चीन ने 2 टूक कही अमेरिका को कि ताइवान के मसले पर हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और ताइवान में अगर आप ताइवान का साथ दोगे तो फिर हमारे बीच संघर्ष होना तय है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं कि ताइवान मैप पर है कैसा। तो ये चाइना है यहाँ पर और ये ताइवान है। ये चाइना की मुख्य भूमि है, ये ताइवान है। ये ताइवान जलडमरू मध्य है, ताइवान स्टेट है। ताइवान की राजधानी है ताइपी और चाइना की है बीजिंग। तो ये इतिहास क्या है? इनका इतिहास देख लेते हैं कि क्यों ये चाइना ताइवान पर अपना अधिकार दिखाता है, क्यों ताइवान है वो खुद को अपना एक लोकतांत्रिक अलग देश प्रकट करता है। पहले ये दोनों एक ही थे, राष्ट्रवादी चीन का ही हिस्सा थे। लेकिन जब 1949 में चीनी गृह युद्ध शुरू हुआ तो उस समय 2 पार्टियां थी जिनमें आपस में लड़ाई हो रही थी। माओ त्से तुंग की थी कम्युनिस्ट पार्टी और चांग काई शेक की थी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी पार्टी है वो एक तरह से पूर्ण रूप से लोकतंत्र चाहते थे, लोकतांत्रिक पार्टी थी, और ये पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन होता क्या है कि बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी है माओ त्से तुंग वाली, ये युद्ध जीत जाती है 1949 में, और ये फिर किस चीज़ की स्थापना करती है? PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना की मुख्य भूमि पर होता है, यानी यहाँ पर PRC की स्थापना की जाती है। अब PRC की स्थापना तो हो गई लेकिन जो सामने राष्ट्रवादी पार्टी वाले व्यक्ति थे वो कहाँ जाएंगे? तो इनको कोई सज़ा नहीं दी गई, कोई फांसी नहीं दी गई, कोई मारा नहीं गया। इनको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया?
ताइवान में, बोला हम आपको तंग नहीं करेंगे, तुम ताइवान में अपना जैसे सरकार चलाना चाहते थे लोकतांत्रिक तरीके से वैसे चलाओ, हम मुख्य भूमि पर कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से सरकार चलाएंगे। तो ये जो चियांग काई शेक है ये ताइवान में आ गए और इन्होंने यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। ताइवान है वो इस द्वीप का नाम है, लेकिन जो ताइवान की ऑफिशियल नाम है, जो देश का नाम है, वो आज भी क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये क्या बन गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन बाद में चाइना ने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पर अपना अधिकार जताया है कि हालांकि इस पे अलग पार्टी शासन कर रही है, अलग तरीके से शासन कर रही है, हमारा ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मुख्य भूमि चाइना का ही ये एक हिस्सा है और अंत में इसको चाइना में ही एकीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन ताइवान इससे विरोध करता रहा है। तो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है और ताइवान 1990 से पूर्ण लोकतांत्रिक देश है। लेकिन यूएस का इसके ऊपर अपना क्या रणनीतिक प्रभाव है। यूएस चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जबकि ताइवान में इसने ना अपना आधिकारिक रूप से दूतावास नियुक्त किया है और ना आधिकारिक समझौते वगैरह ये ताइवान के साथ करता है, लेकिन पीछे ही पीछे अंदर ही अंदर वो ताइवान को हथियार वगैरह की सप्लाई करता रहता है और कुछ द्विपक्षीय समझौते हैं वो कर लेता है। तो ये पूरा मैटर है चाइना और ताइवान का, जिसमें यूएस है वो अपनी भागीदारी किस प्रकार से निभा रहा है। फिर एक ये खबर है कि होर्मुज में ड्रोन से हमारा एक भारतीय जहाज था, हाजी अली जहाज द्वारका का था, ये वो डूब गया है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा की है। ड्रोन अटैक में इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है। ये है लास्ट का रिप्स योजना। राजस्थान की रिप्स योजना के तहत 75 से ज़्यादा उद्योगों को मंजूरी दी गई है और 25 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के सामने रखे गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये रिप्स योजना क्या है, राज्य स्तरीय समिति क्या है। तो रिप्स की फुल फॉर्म है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसमें निवेश और किसको प्रोत्साहन देती है, तो ये नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने में योगदान देती है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में अपनी भूमिका निभाती है। यानी उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली जो स्कीम है वो है रिप्स योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इसमें क्या है, जो भी नए उद्योग लगाए जा रहे हैं या जो पहले के उद्योग हैं उनका विस्तार किया जा रहा है, तो उनके ऊपर उनको कुछ वित्तीय लाभ और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं अलग अलग श्रेणीबद्ध तरीके से। इसमें से एक श्रेणी है कि जो SGST है, स्टेट का GST है, उसका 75% रिफंड होता रहेगा 10 साल तक। बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वो अगर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है उससे संबंधित उद्योग है तो 100% फ्री है 7 साल तक। स्टाम्प ड्यूटी और मंडी ड्यूटी से 100% छूट है और लैंड कन्वर्जन चार्जेज, यानी कोई कृषि भूमि है उसको औद्योगिक भूमि में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसमें भी 100% छूट का प्रावधान है। मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या हैं, विनिर्माण हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी ऑटोमोबाइल का बन रहा है या कोई अन्य संयंत्र वगैरह बना रहे हैं तो वो विनिर्माण में आते हैं। सेवा क्षेत्र में IT सेक्टर आ ही गया। सनराइज सेक्टर्स जो अभी उभर रहे हैं, AI हो गया, चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये उद्योग हो गए। MSME और स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हो गए। हरित विकास, कोई जैसे सोलर पैनल बन रहे हैं और बायोमास के लिए कोई संयंत्र बनाए जा रहे हैं, वो हरित विकास के अंदर आते हैं। तो ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। किस प्रकार से ये सुविधा दी जा रही है, तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है और राजनिवेश पोर्टल के द्वारा इसका जो एप्लीकेशन है वो ली जा रही है। अगर कोई भी उद्योग है वो 25 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन राशि है जिसका निवेश है, तो उसको राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, स्टेट लेवल कन्फर्मेशन कमेटी है, वो उसके सामने रखा जाता है। वो उसमें अपनी कन्फर्मेशन दे के फिर आगे की योजना है उसका प्रसार करती है। तो ये थी रिप्स योजना। अब रिप्स योजना में ये जो आप देख रहे हो, इसके अलावा और भी कई श्रेणियां हैं, जैसे महिला उद्यमियों को अलग से छूट है, SC/ST को अलग से छूट है। तो वो सारी यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये मुख्य बातें थी, बस यही याद रखना है। ज़्यादातर हमसे क्या पूछा जाता है कि योजनाओं के उद्देश्य क्या है, यही प्रश्न ज़्यादातर हमें RS में देखने को मिलता है। तो ये आज अपने नॉर्मल करंट अफेयर्स थे, कोई ज़्यादा गहराई वाला करंट अफेयर्स आया नहीं था। बाकी आपके कमेंट मुझे मिल रहे हैं जिनसे काफ़ी खुशी मिल रही है, अपने जो मेहनत की जा रही है उसके ऊपर।
वैसे ही कमेंट करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए। और इसकी जो PDF है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप नॉर्मल जो अपनी स्टडी गाइड है वो देख सकते हैं। मिलते हैं कल दूसरी नई वीडियो।